अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 24 मई 2023 और शाम के जो ढलते साए हैं आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में ये गायब हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है उसको जब हम देखते हैं तो ये शाम के जो गहरे साए या रात बनती नज़र आती है उसमें बड़ी ममासलत नज़र आती है। पाकिस्तान हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हमें उससे नेचुरली प्यार है क्योंकि हमें पता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जानों की कुर्बानी दे के इस देश को बनाया। और जब हम देखते हैं साथ आज़ाद हुए मुल्क इंडिया और फिर 71 में जो बांग्लादेश अलहदा हुआ, वो क्यों अलहदा हुआ, वो हालात क्या थे जिसकी वजह से वो अलहदा हुआ, ये सारा जो है ना वो आपको आज के जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के उनको देख के मुकम्मल बच्चे जो थे जिनको नहीं पता था कि क्या वजह हुई थी वो ये आज के हालात देख के वो सारा समझ सकते हैं कि उस वक़्त बांग्लादेश में क्या बीती होगी, उनके जज्बात के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया होगा, जिसकी वजह से उस कौम ने फिर फैसला किया कि हम इन जालिम या आहनी हाथों से अलहदा हो जाते हैं। ये सामने देखें, फ्रैंकफर्ट की घनी आबादी से जब बाहर निकलते हैं तो अभी थोड़ी बहुत जो लाइट है वो नज़र आ रही है। उम्मीद की बाज़ किरणें कि अभी थोड़ा, क्योंकि अंदर ज़्यादा अंधेरा था, शाम का वक्त हो रहा है, मगरिब का जो वक्त है वो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद शुरू हो जाता है। अब आप ये नज़ारे भी देखें और साथ साथ एक ऐसी नज़म सुने कि जिसको सुन के इंसान दंग रह जाता है कि क्या कमाल की शायरी की है ये आज के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए। कहते हैं ना, अगर किसी जानवर को कभी भी इंसानी खून का मज़ा ना आया हो और उसको कभी गलती से या भूख में इंसानी खून एक दफ़ा टेस्ट में आ जाए तो फिर उसको ऐसा चस्का पड़ता है कि वो पक्का उसका आदी हो जाता है। अब ऐसे ही है 1953 से जब बदकिस्मती से हमारी जो फ़ौज थी या आर्मी थी, जब उसको एक दफ़ा नशा पड़ गया या चस्का पड़ गया हुकूमत का, ताकत का जो पूरा होता है महवर वो अपने गिर्द रखने का, तो फिर उसके बाद वो आज तक उससे वो बाहर नहीं निकल सके। ये इस वक्त यहाँ आप देख रहे हैं ये काम हो रहा है, इस वजह से इन्होंने वन ट्रैक बनाया हुआ है। बाकी शाम के सायों में इस वक्त ये इतना ज़्यादा चमकता हुआ मंजर नहीं है जो आप साइडों पे देख रहे हैं। बहरहाल जैसे मैंने बताया मगरिब का टाइम है और अपने मुल्क का जो नक्शा मैं खींच रहा था वो यही था कि जब ताकत का नशा एक दफ़ा किसी को लग जाए तो फिर उसको छोड़ना, उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। उसी नशे में हमने पहले बांग्लादेश गंवा दिया, अब हमारे 4 सूबे हैं और जो कंडीशन इन्होंने बना दी हुई है, जिस तरह ये लोगों के साथ जो कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा। फ़िलहाल हम फ्रैंकफर्ट को डूबते सायों में देखते हुए साथ साथ ये नज़म एंजॉय करते हैं ताकि आपको पता चले कि आजकल लोग जो हैं वो किस तरह लोगों को महसूस करवा रहे हैं। शहर को आग लगाएं नामालूम अफराद और फिर अमन के नगमे गाएं नामालूम अफराद। पहले शहर को आग लगाएं नामालूम अफराद और फिर अमन के नगमे गाएं नामालूम अफराद। लगता है इंसान नहीं है कोई छलावा है, लगता है इंसान नहीं है कोई छलावा है। सब देखें पर नजर न आए नामालूम अफराद। लगता है इंसान नहीं है कोई छलावा है, सब देखें पर नजर न आए नामालूम अफराद। हम सब ऐसे शहरे नापुरसा के बासी हैं, हम सब ऐसे शहरे नापुरसा के बासी हैं जिसका नज़्म
मसद चलाएं नामालूम अफराद। लगता है कि शहर का कोई वाली ना वारिस, लगता है कि शहर का कोई वाली ना वारिस, हर जानिब बस धूम मचाएं नामालूम अफराद। लगता है कि शहर का कोई वाली ना वारिस, हर जानिब बस धूम मचाएं नामालूम अफराद। तो पहले मेरे घर के अंदर मुझको कत्ल करें, पहले मेरे घर के अंदर मुझको कत्ल करें और फिर मेरा सूद मनाएं नामालूम अफराद। पहले मुझको कत्ल करें, वाह क्या बात है, जबरदस्त। मेरे घर के अंदर मुझको कत्ल करें, पहले मेरे घर के अंदर मुझको कत्ल करें और फिर मेरा सोग बनाएं नामालूम अफराद। और इनका कोई नाम ना मसलक और ना कोई नस्ल, इनका कोई नाम ना मसलक और ना कोई नस्ल, काम से बस पहचाने जाएं नामालूम अफराद। इनका कोई नाम ना मसलक और ना कोई नस्ल, काम से बस पहचाने जाएं नामालूम अफराद। तो शहर में जिस जानिब भी जाएं एक ही मंजर है, शहर में जिस जानिब भी जाएं एक ही मंजर है, आगे पीछे दाएं बाएं। एग्जैक्टली आज के हालात पे ये नजम फिट बैठती है। बहरहाल आपने ये सारा सुन लिया, तो अब देखते हैं कि आज के सोशल मीडिया के अंदर जो तूफान बदतमीजी पा है, हर लम्हा बदलते हुए जो तरह तरह के हेडलाइंस हैं, इंसानों को ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानियों को इन्होंने बेवकूफ़ या पागल बना के रख दिया हुआ है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा हंगम है, लोग एक चैनल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, सोशल मीडिया, यूट्यूब, तो इसके ऊपर अब आप ज़रा ये हेडलाइंस मुलाहिज़ा फरमाएं और फिर आप अंदाज़ा लगाएं अपना कि आप कितने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। लोगों के पास अब टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए। ये पिछले 2-3 साल से ये जो सियासत रुख इख्तियार किया है, आपको पता है कि हर चीज़ जो एक दफ़ा अरूज पे पहुंचती है ना, उसका एकदम इख्तिताम भी होता है। इमरान खान की सियासत और ये जो हिल्ला गुल्ला था, ये अपने अरूज पे पहुंच चुकी थी। अब उसका जो तोड़ है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ हो चुका है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। मैंने आज से बहुत कई महीनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त किसको अंदाजा था कि ये सब कुछ होगा, और वो सब कुछ हुआ। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दिन पर आते हैं। एनसीए वाला केस है, मुख्तलिफ वज़रा को बुलाया गया है, फैसल वाडा साहब को बुलाया गया, लैब में बुलाया गया। बाहर आया, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक धमाका कर दिया। क्या उन्होंने कहा, भाई ये जो पर्टिकुलर केस है ये वाला, इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है? साबिक DGI फैज हमीद साहब। और बतौर मजमूई भी उन्होंने कहा। क्या कहा, जरा पहले आप देखें, फिर फैसल वाडा साहब से बात करते हैं। दिखाइए। मुझे आज तलब किया गया था 190 मिलियन पाउंड की जो ट्रांजैक्शन थी। मैं उस वक्त वफाकी वजीर था, काबीना का हिस्सा था, और मैं वाहिद और पहला वजीर था जिसने इस पे शोर डाला था और कहा था कि ये नैब का केस बनेगा। इस पूरे केस के अंदर जहां बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है, खान साहब तक ये बातें जा रही हैं, और जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है, बाबर अवान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं, तो मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिजाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज हमीद। मैं इस इंसान की बाकी घिनौने जराइम से हट के बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात, इस पर ही बात करते हैं। अगेन आज जो डेवलपमेंट हुई है, फवाद चौधरी चले गए, असद उमर चले गए, इस सब पे बात करेंगे। वाडा साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो आपने ये जो बात की है तो बड़ी ही एक मतलब आईब्रोज रेस कर देने वाली बात है। आपको अगर कल नैब ने कह दिया कि भाईजान आप ये कह रहे हैं कि आपने बाहर मीडिया पर ये बोला है, वाडा साहब ये तो आप बताइएगा कि आपने सिर्फ मीडिया पर ये बोला है या अंदर भी नैब जब तहकीकात आपसे कर रहा था तब आपने जुमला बोला है, खाली मीडिया में ये फायर किया है? दूसरी बात, अगर नैब ने आपसे कल कह दिया कि आप बताइए
कि ये आदमी किस तरह सबसे ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट ले रहा है इस केस में, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्या सबूत आपके पास? बहुत शुक्रिया बदामी साहब। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है वो मैंने नैब को बताई नहीं है, मैं लिख के आया हूं। आप ऑफिशियली आज जब आपसे तहकीकात हो रही थी, पूछताछ हो रही थी, तो आप लिखवा कर आए कि मैं इनको जिम्मेदार समझता हूँ, मास्टरमाइंड समझता हूँ? मैं लिखवा के नहीं आया, मैंने लिखा है, साइन किया है, ठीक है, और मैं अपनी बात पे खड़ा हूं। और जहां तक मैंने अभी फैज हमीद के घिनौने जराइम तक अभी मैं नहीं आया हूं, और मैं अभी बैन मुल्क से बाहर जो एसेट्स हैं उनके ऊपर नहीं आया हूं। मैं तो अभी सिर्फ एक छोटी सी उसकी मामूली चोरी मैंने आइडेंटिफाई की है। जी दोस्तों, आपने सुन लिया कि फैसल वाडा साहब ने फैज हमीद की जो करप्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट उसको किस तरह खोल कर बयान किया है। लग ये रहा है कि इमरान खान के साथ जिस शख्स ने हमदर्दी के कलमात बोले या उसकी मदद की, उसका सत्यानाश कर देंगे और एंड पे इमरान खान बिल्कुल अकेला। और कब तक चलेगा? अगर उसको मरवा भी देते हैं तो ये लोग जो साथ थे इनको खड़ा करके पीटीआई आगे कायम हो जाएगी। जिस तरह ये नून लीग को कायम किया गया, फिर पीपल्स पार्टी जब मर रही थी तो बेनजीर को मार के उसको जिंदा किया गया, अब यही कुछ पीटीआई में होना है।